हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेविडसन का, जिसमें हम हाइपरटेंशन को समझेंगे। क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से। तो आइए इस चैप्टर को ऐसे समझेंगे कि हमको थ्योरी में भी याद रहे और पेशेंट को ट्रीटमेंट के टाइम में भी। देखिए, डेफिनेशन कुछ समझ लेते हैं बेसिक। ब्लड प्रेशर आपको पता है क्या होता है? फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टीरियल वॉल। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो 120 टू 80 mmHg होती है एक एवरेज एडल्ट में। तो अगर परसिस्टेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 रहेगा या डायस्टोलिक ग्रेटर देन 90 रहेगा, तो हम उसको हाइपरटेंसिव में लेंगे। लेकिन हम ऐसा तब मानेंगे जब दो अलग अलग ओकेजन्स पे ये निकल के आए। और ये ना साइलेंट किलर माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स में कोई सिम्टम नहीं होते जब तक कि ऑर्गन डैमेज स्टार्ट ना हो। यानी होता क्या है कि पेशेंट प्री हाइपरटेंसिव रहता है बहुत टाइम, तो धीरे धीरे क्या है उसको उसी स्टेट में रहने की आदत हो जाती है। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 135 और 140 है, वो एकदम नॉर्मल अपने आप को फील करते हैं। वो तो कहते हैं हमको वो महसूस ही नहीं हो रहा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनकी बॉडी ने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया है। तो उनको वो क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी या डर नहीं लगता कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो समझ रहे हो ना आप? तो ऐसे करके क्या होता है, फिर वो 150 पहुंचने लगेगा। 150 पे भी उसको हैबिट पड़ती है, फिर 160 उसको सीधे स्ट्रोक आता है। ये ऐसे करके पूरी इसकी साइकिल चलती है। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डब्ल्यू के हिसाब से क्या है। देखिए, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर अगर लेस देन 120 है और डायस्टोलिक वजन 80 है तो उसको हेल्थी रेंज में मानेंगे। फिर हमने दो तीन क्लासेस और बनाई। सबसे पहले बनाया प्री हाइपरटेंसिव। ये 120 टू 139 सिस्टोलिक प्रेशर इसमें होता है और 80 टू 90 डायस्टोलिक प्रेशर है। तो ये एक वार्निंग साइन होता है कि भाई अब लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेने चाहिए। फिर आ गई सेकंड स्टेज, जहाँ पे 140 सिस्टोलिक रहेगा और 159 इसकी अपर रेंज रहेगी, यानी 140 से 160 के बीच में जनरली रहता है। और डायस्टोलिक 99 टू 90 टू 99 रहता है। तो इसमें क्या है, मेडिसिन का ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। इसमें हम अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, जो भी डॉक्टर को सही लगता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ, अब तो डीएम मेडिसिन आ गए हैं, डीएम कार्डियो आ गए हैं जो बहुत अच्छी मेडिसिन लिखते हैं। तो ड्रग थेरेपी यहाँ पे चालू हो जाती है। और किसी किसी दिन ऐसा होता है, खासकर जो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का टाइम होता है, जब कई ऐसे प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, यानी उनका ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 160 हो जाता है और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 100 हो जाता है। तो ऐसे में उनको इमीडिएट ड्रग थेरेपी देनी पड़ती है नॉर्मलाइज करने के लिए, जैसे कि कैल्सीगार्ड देते हैं या निकार्डिया देते हैं, जिससे कि ऑन द स्पॉट कम आए, क्योंकि ऐसे में कुछ भी काम बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और 180 से ऊपर चला गया तो फिर पेशेंट सीधे एडमिट होता है और उसको आईसीयू में डाल के उसको धीरे 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 सब मेंटेन किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ब्लड प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीधे कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो होता है जो आर्टेरियल वॉल्स फोर्स लगाती हैं अंदर तैर रहे ब्लड पे, उसको हम टीपीआर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इतना ही लिखना बहुत है, इससे ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा जाने की हमारे लेवल पे अभी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ठीक है, पंपिंग फास्ट हो गई या पाइप्स का फोर्स ज़्यादा बढ़ गया, टाइट हो गए, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, टाइप्स एंड कॉजेज़ क्या है? ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए उसको, मेरे लिए भी जब मैंने समझा था इसको पहली बार तो मैं भी बहुत सरप्राइज़ हुआ था कि 90 टू 95% केसेज़ में सारा ये जेनेटिक, लाइफ़स्टाइल, एज, स्ट्रेस, मतलब कोई इसमें सिंगल फैक्टर नहीं है। पूरी लाइफ़स्टाइल जो होती है बंदे की, वो ये डिज़ीज़ कराती है 19 से 95% केसेज़ में। यानी कि अगर आप सही से रहेंगे, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद आपको हाइपरटेंशन होगी ही होगी। ठीक है, तो मेन इसका क्या है कि इसमें कोई सिंगल कॉज नहीं होता, पूरे सिस्टम में इनबैलेंस होता है। सेकेंडरी में 5 से 10% केसेस होते हैं जो एक और डिजीज की वजह से बॉडी में कॉम्प्लिकेशन उसका निकल के आता है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव हो गया। जैसे सीकेडी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव होते हैं। सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज डिसऑर्डर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो किडनी से पूरा रेंजन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए वो हाइपरटेंसिव रहते हैं। तो ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आ गई। इसकी एग्जांपल जैसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो गई, कुशिंग्स डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोटोसाइमोमा एक ट्यूमर होता है जो एड्रिनल ग्लैंड्स में स्टार्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्मोन सिस्टम गड़बड़ाता है तो हाइपरटेंसिव हो जाता है। फिर कुछ ड्रग्स हो गई, ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसीलिए जो आप समझते ही होंगे, एनएसएड हो गई,
जो पेन किलर आदमी खाता रहता है, या स्टेरॉइड्स हो गए किसी डिजीज़ की वजह से आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, अब डॉक्टर ने बंद कर दी, पेशेंट की आदत क्या होती है, फिर भी वो पत्ता के लेके जाएगा स्टोर से मेड्रोल का, वो मेड्रोल खा ही रहा है। या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड हो गई जिसमें प्री एनक्लैम्पेशिया हो गया, यानी ये इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बहुत हाई हो जाता है और ऑर्गन डैमेज के चांसेस रहते हैं। थोड़ा हम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि हम बातों बातों में, नहीं तो हमारा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा। फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, देखिए हमने आपको समझाया था बीपी का मतलब हो गया सीओ इंटू टीपीआर, और इंटू है तो चाहे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा चाहे टीपीआर बढ़ेगा, हाइपरटेंसिव होगी। मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले इंक्रीज होगा इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक क्या है, बॉडी का एक्सीलेटर, इससे हार्ट रेट बढ़ेगा, और हार्ट रेट बढ़ने के साथ वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, यानी और बॉडी फॉर्म में आएगी, पंप में आएगी। फिर इससे इंक्रीज होती है आरएएस एक्टिविटी, यानी हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है एंजियोटेंसिन सिस्टम 2 और एल्डोस्टेरोन सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन कराता है, उसको लगता है कि बॉडी में कम है तो वो इन चीज़ों को रीअब्सॉर्ब करता है। इसकी वजह से एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है और वेसल्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि पंप भी ज़्यादा काम कर रहा है, पाइपलाइन भी टाइट है और फ्लूइड भी ज़्यादा है, तो प्रेशर बढ़ेगा ही। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके फीचर्स तब तक नहीं निकल के आते जब तक बहुत दिक्कत ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम टाइम पे पेशेंट्स को अपना ब्लड प्रेशर रूटीन चेकअप कराना चाहिए, और साइलेंट किलर बोलते हैं। और माइल्ड जो हमारा हाइपरटेंशन होती है, इसका कोई सिम्टम्स नहीं होते। मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स क्या मिलेंगे, हेडेक, गिडीनेस, पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होता है, और पैल्पिटेशन आपको इजीली फील भी हो जाते हैं। आप अगर अपने हार्ट के ऊपर अपना पाम रखेंगे और थोड़ी देर उसको नॉर्मली रेस्ट होने देंगे, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको पैल्पिटेशन अपने हाथ पे भी फील होगा, पंपिंग। ब्लड विजन, एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस बहुत कॉमन होता है, नोज ब्लीड जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि नोज से ब्लीडिंग हो गई। और क्या होगा अगर हार्ट पे इसका असर आएगा तो एंजाइना या हार्ट फेलियर होगा। ब्रेन पे हाइपरटेंसिव का अटैक होगा तो स्ट्रोक हो सकता है। किडनी में ओलिगोयूरिया हो सकता है, और आई में रेटिनोपैथी, एवी निकिंग। एवी निकिंग में क्या होता है, जो हमारी आर्ट्रियोल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्रॉसओवर कर जाते हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कैसे करेंगे, ज़्यादातर लोगों को पता है, एक बार ब्रीफ में देखते हैं। पेशेंट को 5 मिनट तक रेस्ट कराना है, और उसने आधे घंटे पहले तक कोई चाय कॉफ़ी नहीं पीनी होनी चाहिए। आर्म को हार्ट लेवल पर रखना है, बैक को सीधा रखना है, और आपको ये देखना है कि जो ब्लड प्रेशर का आप कफ लगाएंगे वो एटलीस्ट 40% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस पे हो, यानी आर्म्स का जितना है 40% एरिया कवर कर रही हो, तभी एक्यूरेट आएगी। और इसमें आपको 2 रीडिंग्स लेनी होती है 5 मिनट अपार्ट, उसका फिर एवरेज निकालना है। ठीक है, वो आपने नोट कर ली, मान लीजिए आपका एवरेज आया 130, पेशेंट आओगे प्री हाइपरटेंसिव, तो आपको उसको फिर बुलाओगे 2 बार। ठीक है, कि 3 दिन 1 हफ्ते बाद आइए, 3 दिन बाद आइए, तो उससे निकल के आता है। कई बार क्या आता है, एक एनोमली आ गई और उसी के हिसाब से जो है आपने उसको मेडिकेशन दे दी, ठीक है, किसी भी बीटा ब्लॉकर पर डाल लीजिए मान लीजिए, और पता चला वो एरर था, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है, यूरिन आरएम, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, सीरम क्रिएटिनिन और ईसीजी। ठीक है ना, लोअर लेवल पे इतना ही हो जाता है। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो इको कार्डियोग्राफी करानी होती है, हाईली एक्यूरेट होता है, फंडस एग्जाम और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, मेन क्या है, आपको ये देखना है किस वजह से बढ़ रही है और कहाँ कहाँ उसका डैमेज जा रहा है, क्योंकि हाइपरटेंशन का ये एक की नोट होता है कि वो बॉडी के किसी न किसी सिस्टम में जाके किसी न किसी ऑर्गन को नुकसान दे रहा होगा। कुछ लोगों को किडनी पे देता है, कुछ लोगों को हार्ट में देता है, कुछ लोगों को ब्रेन में देता है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको अगर कोई वहाँ पर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो मेडिकेशन देना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, सिस्टम के मेजर इफेक्ट्स देख लेते हैं। हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिल सकती है, हार्ट फेलियर मिल सकता है, एमआई मिल सकता है। क्यों, क्योंकि पंप ही थक गया। और ब्रेन में स्ट्रोक, एंसेफेलोपैथी भी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि और किडनी पे सीकेडी, प्रोटीनूरिया बहुत कॉमन है, और आई में रेटिनोपैथी, एवी निकिंग प्लस कॉटन स्पॉट्स। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, मैनेजमेंट सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इसका और अच्छा कोई मैनेजमेंट नहीं है। सॉल्ट लेस देन 5 ग्राम पर डे है, 5 ग्राम पर डे टोटल, मतलब पूरे दिन में आपको 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। वेट लॉस और एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छा काम करती है। जो भी आजकल सभी के लिए बोला जाता है कि जो भी आप अगर दिन में कोई भी हल्का कार्डियो एक्टिविटी कर लेते हैं तो हार्ट की जो आपकी पंपिंग होती है वो रेगुलेट हो जाती है। मतलब आपने देखा वो सेडेंटरी लोगों को ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको ये सब प्रॉब्लम कम होती है। बल्कि एथलीट्स का तो हार्ट रेट और कम जो होता है, उनका तो रेस्टिंग रेट 50-55 तक मैंने खुद देखा हुआ है।
अल्कोहल को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को और स्ट्रेस को। स्मोकिंग बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए उसको, मॉर्बिडिटी बढ़ाता है, तो स्मोकिंग हमेशा अवॉइड करनी है। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा और किसी की लाइफ से खत्म नहीं होगा। डैश डाइट एक हम बोलते हैं, इसमें आपको फ्रूट्स भी लेने हैं, लो फैट मिल्क भी लेना है, और ऐसी चीज इसमें जैसे रेड मीट कुछ कुछ लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसको धीरे धीरे कम करना है। ड्रग्स एक बार देख लेते हैं। एक तो आप डाययूरेटिक चला सकते हो उसमें, जिसमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होता है। ये क्या होता है, पानी की वॉल्यूम बॉडी में कम करता है, तो पानी कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। फिर आगे हमारे एस इनहिबिटर्स, जैसे कि एनलाप्रेन हो गई, ये एंजियोटेंसिन 2 को और एल्डोस्टेरोन दोनों को कम करता है। फिर आगे हमारे एआरबी, ठीक है, और सीसीबी। एआरबी में हमारी लोसार्टन आ गई, और ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को बंद कर देता है। सीसीबी होगा हमारे कैल्शियम ब्लॉकर, जैसे कि एम्लोडिपाइन हो गया, और ये मोस्टली इंडिया में यही यूज होते हैं। ये वैसोडाइलेशन कॉज करता है, यानी पाइप्स को थोड़ा रिलैक्स करता है, जिससे कि ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। फिर बीटा ब्लॉकर आ गया एटेनॉल, ये हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को कम करता है। और अल्फा ब्लॉकर्स हो गए प्राजोसिन, जैसे प्राजोप्रेस जिसको हम बोलते हैं, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है, यानी कि जो उनकी रिजिडिटी है वो कम हो जाएगी और ब्लड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉम्बिनेशन थेरेपी आपको पता ही है, हर कोई यूज करता है। जैसे टेलमिसार्टन काम नहीं कर रही तो टेलमिसार्टन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड देते हैं, ठीक है ना, या एमलोडिपिन देते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, और उसको देख लेते हैं। अगर 120 180 ऊपर है और डैमेज हो रहा है, तो सीधे इसमें हम आईवी में देंगे लेवेटालॉल और नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। अर्जेंसी में क्या है कि 180 120 है लेकिन कोई डैमेज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम ओरल ड्रग्स देंगे, और हमको स्लो रिडक्शन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकली भी ध्यान है। कभी भी ब्लड प्रेशर या कोई भी बॉडी का ऐसा पैरामीटर जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो एकदम कम नहीं करना है, उसको धीरे धीरे करना है, क्योंकि बॉडी में ना बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस पीछे भी चल रही होती है। आप एक साइकिल को झटके से बंद करोगे तो बाकी जो साइकिल्स है वो गड़बड़ा जाएंगी, तो इसलिए धीरे धीरे ड्रॉप करना है, नहीं तो इस्चीमिया होने का रिस्क रहता है। इस्चीमिया के बाद आपको पता है नेक्रोसिस होने का रिस्क रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा खत्म हो गया, ऑलरेडी चैप्टर बहुत लंबा हो गया, ये पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।